इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। विनोद भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बन भाइया ने हमारी राम राम। और कृष्ण भाई के कमारा विनोद भाई देखिए, कमाना तो के है, लेकिन जो है ना टाइम टाइम पापा कई बार तो ऐसी बात कर ले हैं कि जो बेचारे भेड़ पालक है ना उनकी कम बात करो तुम। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना जो है ना भेड़ पालन पर भी थोड़ा बहुत ही जानकारी ले ले, भेड़ों के खान पान के बारे में थोड़ी चर्चा कर लें। बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, जो सहायक धंधे हो जिस तरह पशुपालन के हाँ, कि आपने बताएं, ये तो भाई नुका कर कि भाई खेती की गेला गेला ना भाई, ये जो किसान का ना मजबूती का साथ हो। बिल्कुल। तो आज फिर भेड़ के बारे में बता रहे थे आप। हाँ विनोद भाई देखिए, जो भेड़ पालन है ना और उनके जो संतुलित आहार है, आज हम जो है ना इसी विषय पर बातचीत कर रहे हैं भाइयों के साथ। क्योंकि देखिए जो विनोद भाई भेड़ पालन अपने देश में हुआ तो बहुत है, भेड़ बहुत पाला है। हाँ। लेकिन देसी भेड़ ज्यादा पाला। हाँ। लेकिन जो देसी भेड़ हैं उनमें एक तो मांस भी कम है, उन पर ऊन भी कम आवा, और भाई उनकी जो सेहत है वो भी थोड़ी कमजोर रहा है। लेकिन जो संकर नस्ल की है, यानी कि क्या देख रहे हैं देसी भाषा में बलियाती, उनमें जो है ना ज्यादा गुणवत्ता ज्यादा है। उनमें एक तो भेड़ की जो ऊन है वो भी ज्यादा मिला, उनमें लगभग 800-900 ग्राम के करीब जो है ना ऊन उतर जाए साल में। अच्छा। और कई बार जो देसी भेड़ है उन पर कम उतरा, लेकिन जो ऊन की डिमांड है ज्यादातर मांग रहा है वो रहा है बारीक ऊन की। जो मोटी ऊन है उसकी मांग कम रहा है, लेकिन जो बारीक है इससे जो है ना, एक तो जिन भेड़ों की ऊन बारीक होगी देखो गर्म भी ज़्यादा होगी, काटने में बुनने में, भाई कपड़ा बना लो, भाई उनसे जो मर्जी बना लें, जिस तरह आप चादर बना ले हैं। आप कई बार देखे ना, कहेंगे दुकान पर जाकर भाई अच्छा दिए गर्म सी लोई। हाँ, गर्म लोई भी और बढ़िया भी रहा। और कृष्ण भाई देखो, नस्ल चाहे जिस तरह आप विदेशी बता रहे हो पर बढ़िया, लेकिन अगर जो हम देख रेख रखें, उचित देखभाल रखें, बिल्कुल, तो भाई फिर फायदा तो अच्छी तरह होएगा। हाँ। तो इसके अंदर थोड़ा जो बात करें तो संतुलित आहार भी तो कुछ हाँ रखना चाहिए ना इसमें। बिल्कुल किस तरह रखें विनोद भाई, देखिए अगर हम देखा है कि कम खर्चा हो, ज्यादा उत्पादन है, तो इस तरह जो हमने क्या करना पड़ेगा कि जो हमारी भेड़ है ना उनको संतुलित आहार देना पड़ेगा। और प्रजनन काल से 2 सप्ताह पहले अगर हम भेड़ा की भाई खुराक पर विशेष ध्यान देना जरूर चाहिए, क्योंकि 2 सप्ताह पहले अगर हम भेड़ों को अच्छी तरह खान पीने का ध्यान रखेंगे तो एक तो जो बच्चा पैदा होगा उनका स्वस्थ होगा, दूसरा उसमें जो उनका शारीरिक क्षमता है या पौष्टिक है चारा है देना, और जो दाना है मादा भेड़ों को वो ज़्यादातर खिलाना चाहिए। क्योंकि प्रत्येक भेड़ को लगभग हर रोज़ जो है ना 200-300 ग्राम जो है ना दाना डालें, और 1-2 किलोग्राम पौष्टिक है खिलाना जरूर चाहिए। अच्छा। दाना मिश्रण में 2% खनिज लवण और साधारण नमक भाई अच्छी तरह मिलाओ, तो इस विधि को हम कहेंगे फ्लीसिंग। और फ्लीसिंग करने तो जिस तरह के कई बातें हैं जिससे जो भेड़ है उनमें भी काफ़ी फायदा रहेगा। एक तो भेड़ों का जो शारीरिक वजन है विनोद भाई वो बढ़ जाएगा, दूसरा प्रजनन क्रिया है वो अच्छी तरह शुरू हो जाएगी,
और भेड़ जो है ना जल्दी और अच्छी तरह जो है गर्मी के लक्षण वो दिखाने शुरू करेगी। और जो मेमने हैं वो भी अधिक पैदा करेगी, कई बार तो 2-2 बच्चे भी दे दे साथ साथ। अच्छा। हाँ, तो अधिक भेड़ एक साथ प्रजनन काल में वो गाभिन हो जाएंगी और जुड़वा मेमने ज्यादातर पैदा होने की संभावना रहे विनोद भाई। तो इसी तरह नियमित उनका ब्यात बना रहेगा और जो मेमने हैं लगभग समान आयु के होने के कारण भाई उनका जो प्रबंध है अच्छी तरह से और आसानी से होता रहेगा। तो इसी तरह विनोद भाई देखा है कि जो स्वस्थ और मजबूत मेमने पैदा करने के लिए भेड़ों की जो गर्भ काल के समय जो है अच्छी प्रकार से उनको खिलाई करनी चाहिए। तो कृष्ण भाई देखो ये संतुलित आहार होगा। हाँ। तो फिर फायदा तो उसमें होगा, बिल्कुल। क्योंकि थोड़ा सा अगर जो हम ध्यान रखा ना, हाँ। देखो नूते भाई हम जिस तरह अपने बता रहे थे भाई दरिया कंबल ये गलीचे हुए हैं, इनमें बहुत मोटा मुनाफा हुआ है। बिल्कुल। और हम निर्यात भी करे और विदेशी मुद्रा भी हमने मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन भाई थोड़ा सा हम अच्छी तरह ध्यान रखा ना संतुलित आहार का। हाँ। तो उसमें भाई हम अपना तो फायदा करे, देश का भी बढ़िया तरीका फायदा करे। हाँ, तो इस तरह देखा है विनोद भाई जो संतुलित आहार है वो एक तो जो गर्भ काल के टाइम तक बाद जो भेड़ है उनको वो जरूर खिलाना चाहिए। और थोड़ी सी हम ये जिक्र करेंगे कि खिलाने से क्या होगा। एक तो जो मेमनों का जो जन्म है ना उनके समय में शारीरिक भार उनका ज़्यादा होगा अगर वो भेड़ों का मादा भेड़ को ज़्यादा बढ़िया संतुलित आहार देंगे। और क्या फायदा इससे और लाभ? और देखा है कि जो स्वस्थ और मजबूत बच्चे पैदा करेंगी वो। और भेड़ों में जो दूध का उत्पादन है वो भी ज़्यादा होगा। कई बार देखा है विनोद भाई जिसके दूध की भी काफ़ी मांग रहे हो जावा है। और विनिंग किए गए भाई मेमनों की संख्या ज़्यादा होगी। भेड़ों में ब्यात समय जो है ना पक्षाघात की जो बीमारी है वो भी घट जाएगी। और मेमनों में जो विकास की दर है ना वो भी ज्यादा हो जाएगी। और मेमने जो है ना नए हजने वाली जो भेड़ें हैं उनकी संख्या कम हो जाएगी। और भेड़ों की जो उत्पादनशील आयु है वो भाई उनकी बढ़ जाएगी और गर्भ अवस्था की बीमारियां से बचाव रहेगा। और जो ऊन का उत्पादन है विनोद भाई वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। और एक बात हो रहा है जो छोटे मेमने हैं ना उनको हर रोज हमने भी दाना मिश्रण किस तरह देना चाहिए उसका थोड़ा जिक्र कर लें। ये भी बहुत जरूरी भाई। हाँ, क्योंकि कोई बच्चे छोटे हुआ कहीं बड़े हुआ तो अगर बच्चा मान ले भाई 1 महीने का है तो देसी मेमने तो देना चाहिए हमने दाना मिश्रण 35 ग्राम और संकर जो नस्ल का मेमना है उसको देना चाहिए 50 ग्राम। इसी तरह अगर 1 से लेकर 2 महीने तक का जो मेमना है देसी का है उसको हमने 50 ग्राम देना है और संकर मेमने को हमने 100 ग्राम देना है। इसी तरह अगर 3 से लेकर 6 महीने तक का मेमना है देसी तो उसको हमने देना है 150 ग्राम और जो संकर नस्ल का जो मेमना है उसको देना है 200 ग्राम दाना मिश्रण। और इसी तरह अगर वो 9 महीने से लेकर 12 महीने तक का है देसी मेमने को देना हमने दाना मिश्रण 100 ग्राम और संकर मेमने को देना है 200 ग्राम। यो हर रोज का उन मिश्रण है भाई हमने कितनी मात्रा देनी है उससे? दाना मिश्रण है जो मेमने हैं भेड़ों के। और अगर जो भैया मेमना की बात कर ली और बेटा की बात करें तो भाई बिल्कुल जिस तरह के भेड़ों को प्रतिदिन हमने दाना मिश्रण इस तरह देना है उनकी जो अवस्था है अगर वो फ्लीसिंग में है तो देसी भेड़ को देना है 200 ग्राम और संकर भेड़ को देना है 300 ग्राम। दूसरा है अगर गर्भाधीन भेड़ है उसको देना हमने देसी को 250 ग्राम और संकर भेड़ को देना है 400 ग्राम। अगर दूध पिलाने वाली भेड़ है तो उसको देना है 200 ग्राम और संकर भेड़ को देना है 350 ग्राम। और मेंढे हैं जिस तरह प्रजनन काल में देना है उनको 300 ग्राम और भाई संकर भेड़ को देना है 500 ग्राम। और इसी तरह दाना मिश्रण की बात कराएं जो मेमने खातर है और भेड़ के लिए है कौन सा मिश्रण देना है। जौ या जो मक्का है मेमने को देना अपने 40 ग्राम 40 भाग यानी के और भेड़ के लिए रखना अपने 40 भाग उतना ही रखना। हाँ, अगर मूंगफली की खड़ी देनी है आपने वो देनी है 30 भाग मेमने के लिए और भेड़ों के लिए है 18 भाग। चने का छिलका देना है तो वो मेमनों के लिए देना अपने 10 भाग और भेड़ों के लिए देना है 10 भाग। इसी तरह गेहूं का चोकर देना है तो देना है 18 भाग और भेड़ों के लिए 30 भाग। और इसी तरह अगर आपने खनिज लवण मिश्रण देना है तो मेमनों के लिए 2 भाग और भेड़ों के लिए भी 2 भाग। तो इस तरह जो भेड़ पालक को चाहिए कि वो सारी बातों में जो हम बता रहे हैं इन बातों का पूरा ध्यान रखना है और जिस तरह की न केवल अपनी आमदनी को बढ़ाएंगे बल्कि जो है ना अधिक ऊन भी मिलेगी और मांस भी मिलेगा खाल भी मिलेगी। तो इस तरह जो है ना उनका जो आर्थिक विकास है उसकी भूमिका वो अच्छी निभा सकेंगे। तो कृष्ण भाई या तो बात बहुत बढ़िया बताई क्योंकि देखिए
कोई भी चीज़ हो, चाहे भेड़ जिस तरह पाला है, तो एक संतुलित आहार जो होगा ना, उसके अंदर उसका जो ग्रोथ कह दिया करे, जो आगे बढ़ा करे, वह भी बढ़िया होगी। हाँ। और गेला की गेला जो भाई मेमने होगे उनकी भी देख रेख रहेगी। हाँ। और बढ़िया संतुलित आहार होगा तो तावड़े बड्डे भी होगे और फिर भाई ऊन भी मिलेगी और उसका आर्थिक तौर पर हम मजबूत भी होगे। तो कृष्ण भाई या तो चर्चा कर ली हमने ये जो भेड़ के ऊपर संतुलित आहार की। और अब जो दूसरी बात हम कर रहे थे, कुछ मनोरंजन मिला रहे हो क्या? अच्छा, इसका मतलब कि आप बाट देख रहे थे भाई, मनोरंजन भाई जरूरी हो देख, गेला की गेला दोनों काम हो जाते, एक पथ दो काज। बिल्कुल भाई जानकारी तो बढ़िया दे दी। हाँ। और गेला एक मनोरंजन भी करवा दे। हाँ, हाँ। तो सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले के संदेश भी सुनागे। बिल्कुल। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। किस्ते सुथरे और बतेरे बल्ला के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना पवन भूप के जोड़े में। इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छी भी न लगी अंजना अपने हाथा आप मरे से अंजना मत कर चाड़ा। पवन भूप में 60 कमी से कर शादी कटाड़ा। वो से रात अंधेरी सा तेरा तेरा रूप उजाड़ा। तू से कोई सफेद हंसनी वो बिल्कुल का डकाड़ा। तू तो संगमरमर की टुकड़ी से संगमरमर की टुकड़ी से वो पासिंग पुटे रोड़े
तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन बुक के तोड़े में जैसे और बतेरे हाँ अकलबंद होशियार भतेरी चूदा हूँ हद करगी इतना बुंडा पर टोया से अन्ना कति ढसरगी दुख में सजा करण लागगी न्यूते मेरे जरगी मने बता दे अन्ना लड्डो क्या के ऊपर मरेगी वो कोडी दुखिया माखी भिण के कोडी दुखिया माखी भिण के हाँ दांत खाज के फोड़े में इससे सुथरे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे दिन लगे अंजना पवन बुक के तोड़े में इससे सुथरे और बतेरे पढ़ी लिखी घनी शानी से तने मिल जागा कोई छैली सा सारी दुनिया तने घुमा दे ले जागा कोई गैली सा सब चीजा की मौज रहे मिले राजा का रंग महल सा दासी बंदी नखरे उठे बेशक कर ले फैल सा जितना चावे माल बरतिए जितना चावे माल बरतिए के फायदा हाथ सकोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेल लगे अंधेरा पर बुक के तोड़े में इससे सुथे और बतेरे इस मेहर सिंह की गल्ला चले ते बिजली पड़ जा जाटा में सर पे बरोटा गोडे टूट जा कोस कोस की बाटा में करे लामणी छले पड़ जा हाथ फूट जा टाटा में जय हो जावार जुआरा नहाली खाल तार ले साटा में मेम साहब रह छींटा मेम साहब रह छींटा हाँ गोबर माची चोड़े में इससे सुथे और बतेरे के छोरा के तोड़े में अच्छे बेला लगे अंजना वो पवन रूप के तोड़े में इससे सुथे और बतेरे कृष्ण भाई जी यार रागनी तो बढ़िया सुन ली बिल्कुल। और आपकी पसंद की थी मैंने मेरा इस चीज को। हाँ और अब मौसम की बात कर ले बिल्कुल विनोद भाई बताओ आज भाई, का आज मौसम। का अधिकतम तापमान 31 डिग्री और जो न्यूनतम की बात करें तो 26 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड करा गया। अच्छा और अगले 24 घंटे के कल के तापमान की बात करें तो अधिकतम 30 और न्यूनतम जो 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की बात करें तो भाई देखो बारिश का तो पूरी संभावना है क्योंकि मौसम भी बन रहा है मौसम भाई। हो भी रहा है भाई बारिश का। और इसी तरह जो मौसम के बाद हम बात कर लेते कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के बारे में। और कृष्ण भाई कार्यक्रम हम मंगलवार ने लेकर आया करें फोन इन। कल मंगलवार को हम कार्यक्रम पेश करेंगे कार्यक्रम फोन इन। और कल का जो विषय होगा गन्ना फसल के कृषि कार्य।
और भाई जो विशेषज्ञ है डॉक्टर मेरचंद जो गन्ना विशेषज्ञ है तो वो रहेंगे, तो विषय रहेगा गन्ना फसल के कृषि कार्य। इस बारे में आप ज़रूर कार्यक्रम सुनिए, कार्यक्रम फोन इन। और अब आज का जो दूसरा विषय हम आज की नसीहत भी लेकर रहे हैं, अच्छा, तो उसमें हम जो बेरा के ले रहे हैं आज क्या लेके आए? आज की नसीहत में बात करेंगे बागा में सूत्रकृमि की समस्या व समाधान के बारे में। अच्छा, तो इसकी जब बात करते हैं कृष्ण भाई, जो सूत्रकृमि बहुत छोटे छोटे जो बारीक की धागे की तरह, वो पतले पतले देखे ना, लंबे परजीवी। सूत्र का मतलब भाई धागा, हाँ, और कृमि का मतलब कीड़ा। कीड़ा तो यानी के धागे वाले कीड़े, यानी कि ब्रिक ब्रिक दिखते भी नहीं, मतलब हाँ, दिखते भी नहीं, कितनी छोटी कितनी उससे देखने पड़े। तो इनमें जो रक्त संचार व श्वसन की जो क्रिया हुआ है उसने छोड़कर सभी उच्च जानवरों वाली प्रणालियाँ होती है। तो यह अलग अलग प्रकार की हुआ है, जिसमें जानवर और आदमियों में परजीवी, पौधे के परजीवी और स्वतंत्र रूप से जीवन बिताने वाले जो परजीवी है, जिन न केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र की मदद से ही हम देख सके। मगर एकदम को नहीं दिखा हुआ जो मशीन वगैरह ना, बिल्कुल उसमें यानी कि हम अपने न्यू को जाकर देख सकते हैं भाई ये वास्तव में सूत्रकृमि है। तो ये बिना रीढ़ की हड्डी वाले और बहुकोशीय जंतु यानी बहुत ज्यादा, और जो सारे सूत्रकृमि आकार में छोटे नहीं होते। पशुओं और जो दूसरे जानवर के जो सूत्रकृमि बहुत ही छोटे छोटे जीव होया है। अच्छा। तो इन सूत्रकृमियों की समस्या ज्यादातर रेतीली इलाका में देखने को मिला है, जड़ा रेतीली इलाके हुए। हाँ। तो अधिकतर सूत्रकृमि जड़ों को खावा है, जिसके कारण पौधे खाद पानी पूरी मात्रा नहीं ले पाते और इनके बढ़वार रुक जाए, यानी कि नुकसान तो हो ही जाए इसमें। विनोद भाई देखिए, जिस तरह बालक में हो जाएगा नहीं, वही काम इनमें, जिस तरह पशुओं में कई बार छोटे जो कटड़ी बछड़ी हो उनमें जून हो जा, वही काम उसका हो ना, वो खाया पिया नहीं पसदा जो है ना, बिल्कुल कई रहा ना हमारा तो कटड़ू बछड़ू आगे नहीं, वो मोटा ही नहीं होता, उसमें जून हो जा कई बार। तो इसी तरह वही सिस्टम है इनका भी। बिल्कुल, और जिसके कारण जो पौधे खाद पानी तो पूरी मात्रा नहीं ले पाते, बढ़वार भी रुक जावे, भाई नुकसान तो फिर किसान ने हुआ है। हाँ। और इसी तरह जो पौधे में फल कम बना है और बढ़ने के बाद जड़ भी जावे, जिस तरह फल वृक्षों की पैदावार में काफी गिरावट आ जावे। तो साथियों, आज बात फल इसमें सूत्रकृमियों की समस्या और समाधान के बारे में बात करें, तो उससे पहले इसके बारे में नू पता कर लेते भी जो पादक सूत्रकृमि ये भाई 3 तरीका के होया करे। हाँ। एक तो बाहर के, एक भीतर के और एक भीतर और बाहर। हाँ, दोनों देसी के बीच बात में। में हम कह देवे। हाँ। तो बाह्य परजीवी यानी कि जो बाहर के, ये जड़ा के आसपास माटी में रहकर अपनी जो भूकिका जाना स्टाइलेंट कह दिया करे, जिसने वो जड़ों में घुसा कर इनका रस चूस है। हाँ जी, यानी कि जड़ी खत्म हो जाएगी विनोद भाई, तो भाई पौधा कहाँ बढ़ेगा। और इसी तरह जो अंत परजीवी की बात करें, यानी कि अंदर की बात करें, हाँ। तो ये सूत्रकृमि जड़ों के अंदर प्रवेश कर जावा है और ये वहीं पर खाते और वंश वृद्धि कर रहे हैं। कई घना भाई ओठियों काम कर दे रहे हैं और ओठी अपना रहे जावा घर बना लें, ओठी वंश वृद्धि कर दे रहे हैं। और इसी तरह ये 2 तरीका के होया करे, एक तो शतानबंध जो जड़ा में प्रवेश करने के बाद एक जगह पर है, और दूसरे जो घुमंतु यानी कि ये घूमते रहे, जो जड़ों के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर ये घूमते रहे। हाँ। और इसी तरह जो तीसरा भाई आधे भीतर और बाहर वाली बात कर रहा था मैं, बिल्कुल। तो अर्ध अंत परजीवी ये जो सूत्रकृमि है, ये अपने शरीर का कुछ भाग तय जड़ के भीतर रखा है और कुछ भाग ये जड़ के अंदर रख कर ये खाते हैं, यानी कि एक बाहर होगा और एक अंदर, तो आधा आधा हिस्सा नु रखा है। तो इनमें दोनों स्थानबंध व घुमंतु किस्म के होते हैं। इसीलिए अब फल वृक्षों के अधिक पैदावार लेने के लिए सूत्रकृमियों की जो रोकथाम वह बहुत जरूरी है, और सूत्रकृमि को 100% नष्ट करना नामुमकिन है। लेकिन भाई कुछ जरूरी उपचार हम अच्छी तरह करें तो इनकी संख्या का जो स्तर है वो हम खत्म कर सके हैं। तो भाइयों, हम फलदार वृक्षों में लगने वाले जो सूत्रकृमियों के लक्षण और रोकथाम के बारे में थोड़ी सी बात कर रहे थे। पहले कृष्ण भाई, हम नींबू जाति का जो स्ट्रीम से सूत्रकृमि है उसके बारे में बात कर रहे थे। इसमें आप एक बार बता रहे थे ना मेरे तभी इसके बारे में। बिल्कुल, देखिए विनोद भाई, जो नींबू जाति का स्ट्रिस है ना, यह एक तो जिस तरह कोई भी पेड़ है, या तो मान ले नींबू जाति में कौन से आवा है, संतरा है, माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, इस तरह के जो है ना, इनके में सिट्रस जो सूत्रकृमि है वो ज़्यादातर मिला है। दूसरी बात यह है कि जो इसका स्तर है सूत्रकृमि का, वो नींबू जातीय जितने भी पौधे हैं इनकी पैदावार में वो 14.2% तक कमी कर दे है। बिल्कुल। और हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं वो भी कई बार देखा है, सर्वेक्षण भी करा है कि सूत्रकृमि के जो कारण है उसकी पैदावार से भाई 63% तक कमी देखी गई है। और जो अंतःपरजीवी किस्म का सूत्रकृमि है, इसके कारण भाई स्लो डिक्लाइन
या फिर मंद अपक्षा जो बीमारी है भाई वो हो जाएगी। और इस सूत्रकृमि के कारण जो पौधे हैं उनके पत्ते हैं, टहनियाँ हैं, ऊपर ते सूखने लग जाएंगे और सूखने ते भाई ऊपर से जो नीचे की तरफ वो रोग बढ़ते रहेगा, जिससे जो स्ट्रिस जो डाइबैक है उसको रोकवा है, यूस्ट्रिस डाइबैक या फिर कहते कर भाई शीर्षरी भिक्षा रोग भी उसने कहते हैं। तो इस सूत्रकृमि का जो प्रकोप होने पर कमजोर पौधे होते हैं, जो छोटे फल हैं या फूलों का जो टाइम है उससे पहले गिरने शुरू हो जाएंगे। आम बात यह है कि जो फल भी छोटे आकार के लगेंगे और ऐसे पौधे की जो बारीक जड़ें हैं उनसे निकल कर देखा है, अगर आप सूत्रकृमि निकाल कर देखा है तो उन पर भाई मिट्टी लगी होगी, जिसके कारण भाई इसका रंग मटमैला सा दिखेगा। और यह बीमारी आमतौर पर भाई 8-10 साल तक पुराने बाग में भी देखने को मिला है। और इसी तरह कृष्ण भाई अगर जो हम रोकथाम की बात करें ना, ये तो देखो नींबू जाति का जो स्ट्रीम सूत्रकृमि के बारे में बताया, लेकिन जो रोकथाम की जब हम बात करें, क्योंकि देखो ये सूत्रकृमि पौधे के साथ जो लागी माटी का द्वारा फैला है, तो इसलिए जो पौधे है वो सूत्रकृमि प्रभावित जगह नहीं लेने चाहिए। बिल्कुल। और कार्बोफ्यूरॉन दानेदार दवाई यानी जिसने फ्यूराडॉन 3G कह दिया करे, उसको 13 ग्राम प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से तने के आसपास में 7 वर्ग मीटर क्षेत्र में हमने डालनी चाहिए। अच्छा। और दवाई का जो प्रयोग है वो फूल आने से पहले करना चाहिए और दवाई डालकर प्रचुर मात्रा में इसका पानी हमने देना चाहिए। जी, तो विनोद भाई ये तो चर्चा करी कि जो बाग हैं उनमें सूत्रकृमि की समस्या और समाधान के बारे में। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो कृष्ण भाई आज जो दोनों चर्चा हमने बहुत बढ़िया करी, एक तो बेडों में संतुलित आहार का महत्व के बारे में, और जो दूसरी आज की नसीहत बागों में सूत्रकृमि की समस्या और समाधान के बारे में। कई तो लोग ये देखे हैं कि भाई जो भेड़ है हमारी उनमें कोई बीमारी नहीं आती है या कोई आहार कैसा है, तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखनी चाहिए। इसी तरह जो है ना, जो चर्चा करी थी बागों में सूत्रकृमि की, सूत्रकृमि तो है ही धागे की तरह, तो उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। और तो कृष्ण भाई हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है ना, वो हर एक चीज़ का ध्यान रखे। तो एक उम्मीद करें आज के अंक में जो हमने बातचीत करी कि इसमें आगे बढ़ाकर कृषि को आगे बढ़ाओगे। ये राम राम कर लेते, समय हो लिया है। बिल्कुल। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।